आज हम कहते हैं इंडिया एक पुअर कंट्री है, पर अगर मैं तुमसे कहूँ इंडिया कभी पुअर था ही नहीं। आज हम जिस भारत को डेवलपिंग कंट्री कहते हैं, लेकिन एक ऐसा वक्त था जब दुनिया की बाकी देश अपनी कमाई भारत से करता था। सवाल ये नहीं है कि ब्रिटिश इंडिया में आए कैसे, सवाल ये है कि हम जैसे पावरफुल देश पर उन्होंने राज कैसे कर लिया। ये कहानी सिर्फ ब्रिटिश की नहीं है, ये कहानी है फुट, लालच और धोखे की। सन 1600 के आसपास दुनिया की सबसे अमीर इकोनॉमी भारत थी। भारत का जीडीपी दुनिया के जीडीपी के लगभग 25% था और यूरोप जो है उस वक्त गरीब था। उनके पास न सोना था, न मसाला था, न कपड़ा था। और उस समय भारत के पास वो सब चीजें मौजूद थी जो दुनिया के लिए सबसे ज्यादा कीमती था, जैसे सोना, चांदी, मसाला और कॉटन, सिल्क था। और यूरोप जो है भारत का सामान सोना देकर खरीदता था और ये उनके लिए लॉस का सौदा था। इसलिए ब्रिटिश का मकसद सिर्फ व्यापार करना नहीं था, बल्कि पूरे सिस्टम पर कब्जा करना था। और फिर सन 1600 में ब्रिटेन ने एक प्राइवेट कंपनी बनाई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नाम जो है कंपनी का था, लेकिन पावर राजा से कम नहीं थी। कंपनी ने मुगल एम्पायर से ट्रेड की इजाजत मांगी। उन्होंने कहा हम सिर्फ बिजनेस करने आए हैं, और यहीं से भारत की सबसे बड़ी गलती हुई। कंपनी ने ट्रेडिंग पोस्ट के नाम पर फोर्ट बनाया और अपनी प्राइवेट आर्मी बनाई, और धीरे धीरे जो है कंपनी एक सरकार बनती गई। और इंडिया में एक प्रॉब्लम थी, राजा एक दूसरे के दुश्मन थे और इसी कमजोरी को ब्रिटिश ने पहचान लिया। उन्होंने तलवार नहीं उठाया, उन्होंने सिर्फ एक बात कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। दुश्मन से बचने के नाम पर किले बनाए गए और फौज तैयार की गई, और धीरे धीरे कंट्रोल हाथ में आते गया। फिर आया साल 1757, बैटल ऑफ प्लेसी। बंगाल के नवाब थे सिराज उद दौला। लेकिन इस जंग में दुश्मन सामने नहीं था, दुश्मन उनके अपनों के बीच था। पैसों और पावर के लिए उनके अपनों ने ही उन्हें धोखा दे दिया। इसलिए सच ये है कि ब्रिटिश इस जंग में जीते नहीं थे, जिताए गए थे। और इसी दिन से भारत पर ब्रिटिश राज की नींव पड़ गई। प्लासी एक जंग नहीं था, ये एक सौदा था। ब्रिटिश जो है सीधा राज नहीं करते थे, वो इंडियन राजाओं को राजा रहने देते थे, लेकिन असली पावर जो है अपने हाथ में रखते थे। राजा सिर्फ नाम के होते थे, फैसला जो है ब्रिटिश के होते थे। और टैक्स का कंट्रोल ब्रिटिश के पास होता था, और फौज का कंट्रोल ब्रिटिश के पास होता था, और कानून का कंट्रोल भी जो है ब्रिटिश के पास होता था। राजा सिर्फ अपनी गद्दी बचाने में लगे रहते थे और ब्रिटिश जो है पूरा सिस्टम को चलाती थी। इसी तरह ब्रिटिश बिना ज्यादा लड़े पूरे इलाके पे राज कर लेता था। इस पूरे तरीके को कहा गया इनडायरेक्ट रूल। ब्रिटिश ने टैक्स सिस्टम बदला, पहले टैक्स जमीन और फसल के हिसाब से होता था, अब टैक्स सिर्फ पैसा बन गया। किसान से अनाज ले लिए गए, चाहे फसल खराब हो चाहे किसान भूखा हो। और जो टैक्स इंडिया से निकला वो सीधा इंग्लैंड भेजा जाता था। इंडिया का पैसा जो है इंडिया के लिए यूज नहीं होता था, और वो पैसा लंदन के बैंक्स में जमा होता था, इंग्लैंड की फैक्ट्री में इन्वेस्ट होता था, और ब्रिटिश लोगों की जिंदगी बेहतर बनाता था। और यहाँ भारत में जो है किसान गरीब होते गए, भूख बढ़ती गई और पूरा देश धीरे धीरे कमजोर होते गया। और ब्रिटिश राज में 3 करोड़ से ज्यादा लोग भूख से मर गए। ये लोग जंग से नहीं मरे, ये लोग बीमारी से नहीं मरे, ये लोग भूख से मरे थे। अनाज की कमी नहीं थी, गोडाउन भरा हुआ था, रेलवे चल रही थी, अनाज एक्सपोर्ट हो रहा था। लेकिन सड़कों पर लोग भूख से गिर रहे थे, बच्चे माँ के हाथों में आखिरी सांस ले रहे थे। ब्रिटिश को यह सब दिख रहा था, लेकिन उनके लिए इंसान से पहले मुनाफा जरूरी था। उनका एक ही रूल था, प्रॉफिट फर्स्ट पीपल लेटर। और जब मुनाफा सबसे ऊपर हो तो जिंदगी की कीमत सिर्फ नंबर बन जाती है। और फिर एजुकेशन दी गई, लेकिन सिखाने के लिए नहीं, बुलाने के लिए। और भारतीयों को अपने हिस्ट्री से दूर किया गया। उन्हें बताया गया कि उनका पास्ट कमजोर था, उनके हीरोज गलत थे, और ब्रिटिश उन्हें सभ्यता सिखा रही है। स्कूल में ब्रिटिश किंग्स पढ़ाया गया और इंडियन राजाओं और योद्धा को भुला दिया गया। एजुकेशन का मकसद लीडर बनाना नहीं था, बल्कि क्लर्क बनाना था। साथ ही लॉज बनाए गए, ये लॉज सबके लिए बराबर नहीं थे, ब्रिटिश को बचाने के लिए और इंडियन को दबाने के लिए। ब्रिटिश ऑफिसर अगर गलती करे तो कानून चुप रहता था, और इंडियन अगर आवाज उठाए तो कानून तुरंत बोलता था। इसी तरह से स्कूल और कोर्ट दोनों का काम एक ही था, ब्रिटिश राज को मजबूत बनाना। और धीरे धीरे लोगों के दिमाग पर कब्जा हो गया। और फिर 1857 में पहली बार पूरा भारत एक साथ खड़ा हुआ। इसमें किसान थे, इसमें मजदूर थे, इसमें राजा थे, इसमें आम लोग थे। ये सालों का दबाया हुआ गुस्सा था जो अचानक से फूट पड़ा। लोग सिर्फ बंदूक के खिलाफ नहीं उठे थे, लोग अपनी इज्जत, जमीन और अपनी पहचान के लिए उठे थे। और 1857 ने अंग्रेज को दिखा दिया कि भारत को दबाया जा सकता है, लेकिन कहीं पूरी तरह से तोड़ा नहीं जा सकता। और इसी दिन से ब्रिटिश राज को पहली बार सच में डर महसूस हुआ। और फिर आए महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। हर किसी के रास्ते अलग थे, लेकिन मंजिल एक ही थी। कोई अहिंसा से लड़ा, कोई क्रांतिकारी रास्ता लेकर उठा, कोई देश के बाहर से फौज तैयार कर रहा था। ये लड़ाई सिर्फ बंदूक से नहीं लड़ी गई, ये लड़ाई सोच से लड़ी गई। लोगों ने डर छोड़ना शुरू किया, सवाल पूछने लगे, हुक्म मानने से इनकार करने लगे। ब्रिटिश समझ गई कि अब इंडिया को दबाना महंगा पड़ रहा है। हर आंदोलन उनके लिए नुकसान था, हर प्रोटेस्ट उनकी पावर को कमजोर कर रहा था। और धीरे धीरे ब्रिटिश राज की नींव हिलने लगी। और फिर वर्ल्ड वार ने ब्रिटेन को अंदर से तोड़ दिया। उनकी इकोनॉमी कमजोर हो चुकी थी, उनकी फौज थक चुकी थी, और अब उनके पास इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो इंडिया जैसे बड़े देश को कंट्रोल कर सके। इंडिया को दबाना उनके लिए नामुमकिन होते जा रहा था। आंदोलन बढ़ते जा रहे थे, प्रोटेस्ट रुक नहीं रहे थे, और राज चलाना हर दिन महंगा पड़ रहा था। और फिर आया साल 1947। ब्रिटिश ने भारत छोड़ दिया, लेकिन वो खाली हाथ नहीं गए। वो लूट कर गए, वो सिस्टम छोड़ कर गए जो भारत को कमजोर बनाते रहा। और ब्रिटिश जब भारत से गए तब वो सिर्फ रूल छोड़ कर नहीं गए, वो देश को बिखरा हुआ और दर्द और नुकसान के साथ छोड़ कर गए। ब्रिटिश इसलिए नहीं जीती क्योंकि वो हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, वो इसलिए जीते क्योंकि हम बिखरे हुए थे। हम राजाओं में बनते रहे, हम धर्म, जात पात और पावर में उलझे रहे, और वैसी फूट का फायदा उठाते रहे। लेकिन जिस दिन हम एक होने लगे, जिस दिन डर कम हुआ और सोच मजबूत हुई, उस दिन दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर को भी जाना पड़ा। क्योंकि जब लोग एक हो जाते हैं तो ताकत सिर्फ बंदूक में नहीं, इरादे में होती है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा
अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।